हम देखेंगे। इनका ये चित्र भी हमने कल देखा था। रामधारी सिंह दिनकर का हम परिचय भी प्राप्त कर चुके हैं। कुछ लोग जो आज जुड़े हैं उनके लिए सिर्फ मैं एक बार पढ़ रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में 30 सितंबर को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह इत्यादि और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार से दिनकर जी को सम्मानित किया गया। इनके काव्य संग्रह उर्वशी के लिए साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ भी इन्हें प्रदान किया गया 1972 में। और सन 1952 ईस्वी में जब देश की पहले संसद का गठन हुआ तो रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। और ये कविता, ये बड़ी ऐतिहासिक कविता है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जनतंत्र का जन्म। ये कविता 26 जनवरी 1950 को लिखी गई थी जब हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था। वो पहली 26 जनवरी है, संविधान दिवस है, गणतंत्र दिवस है, जिस दिन रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। और ये कविता, ये पूरी कविता भी हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ तो रामधारी सिंह दिनकर इस बात की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि अब हमारे अपने देश में अपना कानून है, अपना संविधान है, जनता का राज है। दूसरी तरफ राज करने वालों को अर्थात शासकों को, जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं या जो दूसरे पदाधीश हैं, मंत्रीगण हैं, उन सबको कवि इस कविता में चेतावनी भी देता है कि संभल के रहना, क्योंकि अब ये जनता का राज है। और वो जनता जो बड़ी सीधी है, सरल है, अबोध है, बड़ी सहनशील है, वो जब क्रांति करने को आती है तब ये नहीं देखती है कि कौन सामने खड़ा है। इसलिए इस कविता में कवि जनता की तरफ से शासकों को, मंत्रियों को, नेताओं को, पदाधिकारियों को सतर्क भी करते हैं कि अंग्रेजी राज गया और जनता का राज आया, तो वो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन दिखना चाहिए, इसका प्रभाव जनता तक पहुंचना चाहिए। इसी की बात ये कविता कह रही है। अब आप देखिए, कविता है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुख खोल दर्द कहने वाली। देखिए, पहले पद में कवि कह रहा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। एक हलचल हुई है देश में, जो लोग सोए पड़े थे। पिछली कविता में आपने देखा कि कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मेरे स्वरों में वो शक्ति दो ताकि मैं सोए हुओं को जगा सकूं। और अब वो सोए हुए जाग चुके हैं। इस कविता में देश स्वतंत्र हो चुका है, देश का अपना संविधान लागू हो चुका है और ये पहला गणतंत्र दिवस है। और आज के दिन कवि कह रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। जो बुझ गई थी राख, अर्थात वो आग जो बुझी हुई थी, ठंडी हो गई थी, वो भी, उसमें भी आज गर्माहट थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी सी हलचल हुई है। तो ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, जो सोए हुए थे लोग वो जाग गए हैं। और क्यों जागे? क्योंकि देश में अब उनका राज, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। वो जिन्हें धूल मिट्टी समझा गया था पराधीनता के समय, उस मिट्टी ने आज सोने का ताज पहना है। आज उसके सिर पर ताज है और वो ताज पहनकर वो इठला रही है, इतरा रही है, बड़ा नाज कर रही है कि मेरा देश
और मेरे देश पर अब मेरा अपना राज है, मेरा अपना संविधान है। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह, इन्हें रास्ता दो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय का रथ, रथ का चक्र जब घूम रहा है, रथ का पहिया जब घूम रहा है, तो एक घर घर की आवाज आ रही है। तो कवि कह रहा है समय के रथ का पहिया घूम चुका है, समय बदल चुका है, और ये देखो उसकी घर घर नाद मुझे सुनाई दे रही है, उसके चलने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। समय आगे बढ़ रहा है और कवि कह रहा है इस बढ़ते हुए समय के लिए राह दो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो जो अभी तक इस सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि सिंहासन खाली करो, अब जनता का राज आ गया है, जनता आ रही है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता प्रश्न चिन्ह है। जनता मतलब कौन? तो जनता मतलब कवि कह रहा है, जवाब दे रहा है, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। मिट्टी की मूर्त है जनता, तो जिस आकार में ढाल दो ढल जाएगी, जैसे रख दो रह लेगी, जितनी भी कितनी भी परेशानियां आए सह लेगी। कवि कह रहा है हाँ वही जनता है, ये जनता। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, ये तो मिट्टी की मूर्त है जो जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ठंडी हो, पाला पड़े, बर्फ गिरे, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, ये सब सह जाती है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, ये वो जनता है भले ही सांप अपने विषैले दांतों से इसे चूस रहे हों, इसका शोषण कर रहे हों। सांप किसे कहा गया है? सांप कहा गया है शोषक वर्ग को। तो जब जनता का शोषण करने वाले सांप की तरह इसके अंग अंग को चूस रहे हों, हर तरह से इसका शोषण कर रहे हों, तब भी ये वो जनता है जो कभी अपना मुंह खोलकर दर्द नहीं कहती है। ये एक रूप है जनता का। कवि कह रहा है एक तो ये रूप है जनता का कि ये मिट्टी की अबोध मूर्त है, हर तरह का दर्द सह लेती है। लेकिन फिर से कवि प्रश्न करता है, जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। देखिए जनता का एक रूप ये भी है, बड़ी सहनशील है, ये अबोध है। और फिर कह रहा है जनता, प्रश्न है, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। कहते हैं ना जीभ बड़ी लंबी हो गई है, अर्थात जो बहुत बोलता है उसके लिए कहा जाता है कि जीभ इसकी बड़ी लंबी है। तो कभी ये स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं अपनी इसी लंबी बड़ी जीभ की कसम खाकर कहता हूं कि जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, ये तो ठीक है कि जनता सारे दुख सह लेती है, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? क्या सभी ये बात मानते हैं कि जनता सारी वेदना सह लेती है, सारे दर्द सह लेती है? जनमत, लोगों का मत भी इस पर लेना चाहिए। है प्रश्न गूढ़, बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है। आइए देखें जनता इस पर क्या कहती है। जनता का मत लेना आवश्यक है, ये बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है, रहस्यमय प्रश्न है। तो जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। मानो, कविता में कुछ अलंकार होते हैं, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, ऐसा लगता है मानो, या उन्होंने ऐसा मान लिया है,
जिन्होंने शोषण किया जनता का। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। जैसे फूल हैं, पौधों पे लगे होते हैं, वृक्षों में लगे होते हैं, उन्हें जब चाहा जिसने तोड़ लिया, अब एक दोने में सजा लिया। दोना पत्तों का बना हुआ एक कटोरा होता है, तो दोनों में सजा लिया, बालों में सजा लिया, ईश्वर को चढ़ा दिया। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद कीजिए जिसमें फूल स्वयं कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल ने भी बोलना शुरू कर दिया, भाई मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, ईश्वर के सिर पर चढ़ाया जाऊं, प्रेमी माला में गूंथा जाऊं, बल्कि मैं तो उस राह पर बिछना चाहता हूं जिस पर देश के वीर सैनिक चले जा रहे हों। तो यहाँ तो फूल बोल रहा है, लेकिन इस कविता में कवि जो उदाहरण ले रहा है, जो तुलना कर रहा है, ऐसा कह रहा है शासकों की दृष्टि में मानो जनता एक फूल है जिसे जब चाहा उतार के दोनों में सजा लिया। उसे तो कोई एहसास है नहीं, होना नहीं है। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। देखिए, दो उदाहरण दे रहा है कवि यहाँ पर। एक तो जनता उस फूल के समान है जिसे कोई एहसास नहीं होता, जब जिसने चाहा तोड़ लिया, और दूसरा वो उस दुधमुही बच्ची के समान है जिसे बहलाने के सारे जंतर मंतर, जंतर मंत्र यानी यंत्र और मंत्र यानी कि तौर और तरीके, उस दूधमुही बच्ची के समान है ये जनता, जिसके यंत्र मंत्र तौर तरीके, जिसे बहलाने के लिए ये सारे कुछ चार खिलौनों में सीमित होते हैं। बच्ची रो रही है, दो चार खिलौने पकड़ा दीजिए, खुश हो जाएगी वो। तो शासकों ने अब तक जनता को इस रूप में समझ रखा था कि जनता को कोई एहसास नहीं होता, इसे जब चाहे जहां जिस रूप में सजाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कवि कहता है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। ये एक रूप है जनता का, और ये वही रूप है जिसकी वजह से पराधीन भारत की जो वो ठंडी बुझी हुई राख थी, वो सुगबुगा उठी है। जनता जब कोपाकुल होती है, जब क्रोधित होती है और क्रोध में आकुल व्याकुल होती है, और एक बार जब वो भ्रिकुटी चढ़ाती है तो भूडोल होता है, सब हिलने लगता है, बवंडर उठते हैं। और ये वही बवंडर था जिसकी वजह से आज हमें स्वतंत्रता मिली है और हम इस देश का पहला गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन होता भूडोल, ये नया रूप है जनता का, ये दूसरा रूप है जनता का। ये वो नहीं है जो सब कुछ सह जाती है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। तो इस जनता के लिए कवि कह रहा है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता का समय आ गया है, इसलिए इसके रथ को आगे बढ़ने के लिए, समय का रथ ये जो आगे बढ़ रहा है, इसको राह दो। समय बदल गया है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता का ये दूसरा रूप है जिसकी एक हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। ये जो लोगों ने जिस शोषण करके जनता का ये बड़े बड़े भवन खड़े किए हैं, ये वो जनता है जिसकी एक हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, और जिसकी एक सांस के बल से बड़े बड़े ताज भी हवा में उड़ने लगते हैं।
जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। समय में वो ताकत नहीं है कि जनता की राह रोक सके। वो तो जनता स्वयं है, जो जब तक वो सोई रहती है, जब तक वो दर्द सहती रहती है, जब तक वो शोषण सहती रहती है, तभी तक उसका शोषण होता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो जनता की राह रोक सके। वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, वो जिधर चाहती है समय उधर ही मुड़ जाता है। अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार, एक लंबा समय गुजर गया अंधकार में, पराधीनता में। शताब्दियां गुजरी हैं, सहस्राब्दियां गुजरी हैं, सैकड़ों साल, हजारों साल। देखिए, अब्द साल, शताब्दी 100 साल, सहस्राब्दी 1000 साल, अर्थात एक लंबा समय गुजर गया है इस अंधकार में। लेकिन ये जो लंबे समय का अंधकार था, आप देखिए कविता में कवि कह रहे हैं, अब्दों शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि कह रहा है कि वो जो हजारों वर्षों से चला आ रहा अंधकार था, अब वो बीत गया है और गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। शब्दों का प्रयोग देखिए, गवाक्ष, गवाक्ष का मतलब होता है झरोखा, और हमारे देश की संस्कृति है, भाषा जो है ना, वो संस्कृति को प्रकट करती है, संस्कृति को अपने साथ लेकर चलती है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है, और भारत की संस्कृति गौ संस्कृति रही है। इसलिए हमारी भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं जो गौ से संबंधित हैं, गाय से संबंधित हैं। गाय की आंख के समान वो जो एक आकार होता है घरों में, दीवारों में, उसे गवाक्ष कहा जाता है, गौ अक्ष। और गवाक्ष रूढ़ हो गया है झरोखा के अर्थ के लिए। और झरोखा कहाँ होता है? महलों में, कमरों में, दीवारों में। एक कमरे में झरोखा होता है, और झरोखे का काम होता है प्रकाश अंदर आने देना। तो अब तक अंधकार था, सदियों से ये अंधकार ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन अब ये अंधकार बीत गया है। और कवि कह रहा है किसका गवाक्ष? अंबर का। अंबर मतलब आकाश। आकाश का झरोखा भी इस प्रकाश से, ये जो अभी अभी आ रहा है प्रकाश, इससे दहक रहा है, जगमगा रहा है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, ये कोई और नहीं है बल्कि जनता के अजय स्वप्न है, जिसे जीता नहीं जा सकता। ऐसे स्वप्न जनता ने जो देखे थे, देश को स्वतंत्र कराने के स्वप्न जो जनता ने देखे थे, ये वो स्वप्न है जिसकी वजह से सदियों का, शताब्दियों और सहस्राब्दियों का अंधकार आज बीत गया है। और ये जो अंबर के गवाक्ष दहके हुए चले आ रहे हैं, ये चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। अंधकार का सीना, ऐसे लग रहा है जैसे अंधकार का सीना चीरते हुए चले आ रहे हैं। अब ये अंधकार में वो ताकत नहीं कि वो कहीं भी रुक जाए, रह ले। तो इस तरह से लंबे समय से चला आ रहा अंधकार बीत चुका है, और आकाश की सारी रोशनी, सारा प्रकाश जनता के स्वप्नों में सिमट आई है। और ये जनता के स्वप्न ही थे जिसने देश को स्वतंत्र किया है। और आज जनता का अपना कानून, अपना संविधान, अपना राज इस देश में स्थापित हुआ है। और कवि कह रहा है, देखिए ये इतिहास की बात भी इसमें कवि कह रहा है, बहुत सारे तथ्य हैं यहाँ पर
कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। आज भी देखिए कई बार कहते हैं, समाचारों में भी आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का लोकतंत्र है। और उस समय भी सन 1947 में जब ये देश स्वतंत्र हुआ, या 26 जनवरी 1950 को जब कवि ने ये कविता लिखी, तब भी ये वही तथ्य है, वही सत्य है था कि ये सबसे विराट जनतंत्र था संसार का। इस जगत का सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। संसार का सबसे विराट जनतंत्र आज उठ खड़ा हुआ है और 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कवि पहली लाइन में कह रहा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और यहाँ शासकों की तरफ संबोधित करते हुए शासकों को कह रहा है कि 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ लोगों के लिए, उस समय जब देश आजाद हुआ हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी, और आज कितना हो गई है, 100 करोड़ 35 लाख, 135 करोड़। तो 33 करोड़ जनसंख्या के लिए, लोगों के लिए सिंहासन तैयार करो। और कवि कह रहे हैं अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। जो परंपरा चली आ रही थी, राजा का अभिषेक होता था, राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक होता था, वो अब बदल गया है और आज राजा का अभिषेक नहीं बल्कि प्रजा का अभिषेक है। और कवि कह रहा है 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। और ये जो मुकुट है जो राजा धारण किया करते थे अभी तक, वो 33 कोटि जनता के सिर पर धारण रखने का समय आ गया है। मुकुट धरो अर्थात मुकुट रखो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में। देखिए समय बदल गया है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। देश का संविधान है, देश में जनतंत्र लागू हुआ है, तो जब जन का तंत्र है, लोगों का राज है, जनता का शासन है, तो आरती भी जनता की ही करनी पड़ेगी। कवि कह रहा है आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में। आरती लिए किसे ढूंढ रहा है हे मूर्ख, मंदिरों में, महलों में, राजप्रासाद यानी महल, राजाओं के महल, राजमहलों में, या तहखानों में। देवता कहीं छुपे हुए हैं, तहखानों में ढूंढ रहा है उन्हें? नहीं, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। वो जो मेहनत कश मजदूर है, जो सड़क बनाने के लिए गिट्टी तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, अभी तो वो देवता है। और देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। किसान, देश का किसान देवता है, तो देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि कह रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। फावड़े और हल जो हैं ये अब राजदंड होंगे, इनका सम्मान किया जाएगा क्योंकि जनता का शासन है। और धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। जो धूसरित थे, जो रजकण में मिले हुए थे, जो धूल में मिले हुए थे, जो अभी तक पराधीन थे, सोए हुए थे, राख बन गए थे, वो अब जाग उठे हैं। और जो धूसरता थी, जो उनका गुण धर्म बना हुआ था, धूसरित रहना, धूल में सने रहना, वो अब सोने का श्रृंगार सजाती है, सोने से श्रृंगार सजाती है। इसलिए कवि देश के राजनेताओं को, देश के शासकों को सतर्क करते हुए ये बात कह रहा है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। राह दो इसे, समय बदल गया है और समय के रथ के चक्र का घर घर नाद सुनो।
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो क्योंकि अब ये जनता का शासन है और जनता आ रही है। ये कविता जो है जनतंत्र का जन्म, ये कवि का एक संग्रह है, काव्य संग्रह नील कुसुम, उसमें संकलित है, वहां से ली गई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, 26 जनवरी 1950 के पहले गणतंत्र दिवस पर यह कविता लिखी गई थी। इस कविता के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि कविता भारत के भावी लोकतंत्र का दिशा बोध करा रही है और इसमें भारत के शासन सूत्र को संभालने वालों को कवि ने सावधान किया था कि राज सिंहासन पर अंग्रेज को बदलकर भारतीय के बैठने भर से जनराज्य का मकसद पूरा नहीं होता। सिर्फ शासक बदल जाने से जनतंत्र लागू हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, बल्कि जनता का राज्य स्थापित करने से होगा। कवि 26 जनवरी 1950 के दिन ही, अर्थात पहले ही दिन जब संविधान हमारा लागू हो रहा है, आगाह करता है, सतर्क करता है कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन्म ले रहा है। अतः ऐसा सिंहासन बनाओ जो यहाँ के कोटि कोटि जन का हित चिंतक हो। इसलिए वो अंत में कहता है, आज राजा का नहीं प्रजा का अभिषेक है। और इस कविता की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें विचार पक्ष के साथ साथ भाव पक्ष और कला पक्ष भी समाहित हुए हैं, उनका एक मणिकांचन संयोग हुआ है। आप ये पंक्तियां वापस देखिए, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, या फिर फावड़े और हल राजदंड बनने को है, या देखिए धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। एक नया प्रयोग है ये। सोने का ताज तो राजा महाराजा ही पहनते थे, पर समय बदल गया है। इसीलिए कवि कहता है ना कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय बदल गया है, इसे राह दो। ये जो नया समय आ रहा है, जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसे राह दो। और ये जो समय बदला है, इसमें अब राजा महाराजा सोने का ताज नहीं पहनेंगे, बल्कि मिट्टी सोने का। मिट्टी किसका प्रतीक है? देश की गरीब 33 करोड़ जनता का प्रतीक है। तो मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है। दूसरा प्रयोग देखिए, कवि कह रहा है फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और ये कृषि के ये साधन हैं फावड़े और हल। तो किसका सम्मान किया जाना चाहिए? फावड़े और हल का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए कवि कह रहा है ये अब राजदंड बनने को है। और फिर कहता है वो, ये भी देखिए एक बड़ा सुंदर सा प्रयोग है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती। जो धूसरित थे, अभी अभी हमने इसकी बात की कि जो धूसरित थे, सोए हुए थे, बुझी हुई राख के समान थे, वो अब जाग गए हैं और वो अब सोने से श्रृंगार कर रहे हैं। और इस तरह की मोहक पंक्तियां इस कविता की विचार भंगी में एक भावुक सरसता और कलात्मक चारुता, एक सौंदर्य जो जिसे काव्यगत सौंदर्य कहते हैं, वो उसका संचार करती हैं ये पंक्तियां। तो इसी के साथ आज की कविता हमारी समाप्त होती है और हमारा जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम बाकी रह गया था, जो 4 कविताएं बाकी रह गई थी, वो भी इस व्याख्यान के साथ, इस ऑनलाइन लेक्चर के साथ आज वो पाठ्यक्रम भी पूरा होता है। और विद्यार्थियों, अगर इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आपको पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। स्नेहा, चारवी, कुश, अंजलि, तो मैम आप सब अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मेघा,
कुश, मेघा और अंजलि ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। अगर अब आप वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। नो मैम, चलेगा। कोई प्रश्न नहीं है? नो। ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा पाठ्यक्रम समाप्त होता है और अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो, परिस्थितियां सामान्य हो और हम वापस मिल सकें, अपने अपने क्लासरूम में मिल सकें। तो इसके साथ बाय बाय। मैम।